हेलो मित्रों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था क्लोनिंग को। क्लोनिंग, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ही टॉपिक के पार्ट हैं। क्लोनिंग हमने समझ ली थी। क्लोनिंग के द्वारा हमने देखा था कि मानव का प्रतिरूप तैयार किया जाता था। ध्यान रखिएगा, क्लोनिंग में और रोबोट्स में दोनों में ही प्रतिरूप तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो क्लोनिंग होता है उसमें हाड़ मांस का ही पुतला होता है। जैसे मानव दिखाई देता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जिस तरीके से वह क्रियाकलाप करता है, जिस तरीके से वह सोचता है, उसी तरीके से जो क्लोन प्रतिरूप होता है वह भी उसी तरीके से सोचता है और क्रियाकलाप करता है। परंतु रोबोटिक्स में क्या अंतर होता है? रोबोटिक्स में प्रतिरूप तो तैयार किया जाता है, लेकिन यह एक प्रकार की मशीन होती है जिसे लोहे के कल पुर्जों के द्वारा बनाया जाता है। यह या तो उद्योग के उपयोग के लिए बनाई जा सकती है या टू कॉपी मानव का प्रतिरूप स्वरूप बनाई जा सकती है, जो मानव के समान दिखाई देगा, मानव के समान कार्य करेगा, लेकिन उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो कई मानवों के बराबर होती है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो क्लोन्स है और जो रोबोटिक्स है दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो क्लोन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। रोबोटिक्स हो या कोई भी मशीन हो, यदि उसमें खुद के सोचने समझने की क्षमता आ जाए, जैसे हमने देखा था कि जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती थी, उसे हमें निर्देश देने होते थे, उसके आधार पर ही वह निर्णय लेता था। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा वह एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है वह उन मशीनों में स्वतः ही जनरेट होने लगती है। इसे ही क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों को ही समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां से लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में या तो आपसे आ जाएगा क्वेश्चन कि क्लोनिंग, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। लेकिन यदि पर्टिकुलर प्रश्न आएगा तो यहाँ पे 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, जहां से क्लोनिंग के विषय में आपसे पूछ लिया जाएगा, रोबोटिक्स के विषय में आपसे पूछा जाएगा, रोबोट के विषय में पूछा जाएगा, विश्व में बहुत सारे रोबोट हैं उनके विषय में 3 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं, या भारत में कुछ रोबोटों को जन्म दिया गया है उनके विषय में भी 3 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्य करने वाली कुछ मशीनें हैं जिन पर से 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो क्लियर है, समझ में आया कि किस तरीके के प्रश्न इन टॉपिकों से बन सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स को, जिसका नाम है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा रोबोट को, कि रोबोट होता क्या है। तो रोबोट चेक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिश्रमी, बंधुआ, मजदूर। समझने का प्रयास कीजिएगा कैसा होता है। परिश्रमी होता है जो थकने वाली, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं होती, जितना काम चाहो आप उतना काम, जितना हैवी वर्क चाहो उतना हैवी वर्क आप इसके माध्यम से करा सकते हैं। साथ ही साथ कैसा होता है? बंधुआ मजदूर होता है। जिंदगी भर जिसने रोबोट बना लिया, उस रोबोट को खरीद लिया, वह जिंदगी भर बगैर किसी पैसे लिए या बगैर किसी आमदनी के वह काम करता रहता है। बंधुआ मजदूर क्या कहलाता है? जिसको खर्चे के लिए कुछ ना दिया जाए। खर्चा तो होगा, जैसे उसमें मान लीजिए मशीन खराब हो जाती है, कल पुर्जा खराब हो जाता है, तो उसको आपको सुधरवाना होगा। लेकिन आप एक बार यदि इसे खरीद लेते हैं तो जिंदगी भर इसका उपयोग आप कर सकते हैं, जितना वर्क आप चाहें उतना वर्क आप इससे करवा सकते हैं। तो यह चेक भाषा के शब्द से बना है रोबोट, और जिसका अर्थ क्या होता है? परिश्रमी या बंधुआ मजदूर। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है रोबोट का अर्थ क्या होता है, रोबोट किस भाषा का शब्द है, या सिर्फ रोबोट लिख के दे दिया जाएगा। अब आपको इसके विषय में 2-3 फैक्ट लिखने होंगे। रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईसाक आसिमोव ने 1941 में अपने वैज्ञानिक जो उपन्यास था, विज्ञान उपन्यास कौन सा? लायर, उसमें किया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कब इसका उपयोग किसके द्वारा किसमें किया गया था। रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक कौन है? तो जोसेफ चेपक हैं। कौन है? जोसेफ चेपक हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि रोबोट किस भाषा का शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा कहां पर किया गया, साथ ही साथ इसके वास्तविक संस्थापक या रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक कौन हैं? तो जोसेफ चेपक हैं।
बात कर लेते हैं रोबोट की परिभाषा जो ISO 8373 ने दी थी। क्या दी थी? इन्होंने कहा था कि रोबोटिक्स या रोबोट एक स्वचालित, स्वचालित से मतलब क्या होता है? जो स्वयं संचालित होती है, बस आप उसको निर्देश दे दीजिए, उस निर्देश के अनुसार वह स्वतः ही कार्य करती रहेगी। तो ये क्या होती है? स्वसंचालित, पुनः प्रोग्राम करने योग्य। पुनः प्रोग्राम करने योग्य से मतलब क्या होता है? उसे आप बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम के द्वारा, प्रोग्राम क्या होते हैं? नियमों का संकलन होता है जिसके तहत कोई मशीन काम करती है। तो प्रोग्राम करने योग्य पुनः मतलब आपने मान लीजिए उसमें एक प्रोग्राम डाला है कि वह इस डब्बे को यहां से उठा के वहां पर रखेगा, तो वह सिर्फ यही काम करता रहेगा। लेकिन आप उस प्रोग्राम को हटा के उसके अंदर यदि दूसरा प्रोग्राम डाल देंगे कि उसको ये तोड़ा फोड़ी भी करनी है, बंदूक भी चलानी है, कोई भी काम करना है, तो आप जो जो प्रोग्राम उसके अंदर डालते जाएंगे उस प्रोग्राम के तहत वह कार्य करता जाएगा। तो ये क्या होता है? पुनः प्रोग्राम करने योग्य होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रोग्राम डाल दिया और बस उसी के तहत काम करता रहेगा, नहीं, आप जब चाहें उसके प्रोग्राम को बदल सकते हैं। बहुउद्देशीय होता है, अर्थात इसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हैवी वर्क करेगा, आप उससे गाना भी गवा सकते हैं, आप उससे कोई चीज सर्च भी करा सकते हैं, आप कुछ डिब्बे उठवा भी सकते हैं या गड्ढे भी खुदवा सकते हैं। आपको जो काम करवाना है आप वो काम रोबोट के द्वारा करवा सकते हैं। प्रोग्राम के अनुसार परिवर्तित होने योग्य, जैसा प्रोग्राम आप उसमें डाल देंगे उसके अनुसार वह कार्य करने लगेगा, उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। जो किसी एक स्थान पर स्थित हो या औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए चल सकता हो, रोबोट कहलाता है। या तो यह किसी एक स्थान पर स्थित हो या फिर औद्योगिक स्वचालन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल भी सकता हो, जिसके हाथ पैर भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि मानव के समान दिखाई देने वाला रोबोट ही रोबोट होगा। रोबोट कई प्रकार के होते हैं। आपका जो एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के आकार का भी रोबोट हो सकता है, या मशीनों के आकार के भी रोबोट हो सकते हैं। जैसे आपने जेसीबी मशीन देखी होगी, उस आकार के भी रोबोट हो सकते हैं। जेसीबी मशीन में आपको खुद को बैठ के चलाना होता है, लेकिन इसे यदि हम इस तरीके से मॉडिफाई कर दें कि जिसको हम सिर्फ निर्देश दें वो स्वतः ही काम करता रहे, तो वो क्या बन जाएगा? रोबोट बन जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कि रोबोट की परिभाषा क्या होती है? रोबोट स्वसंचालित, पुनः प्रोग्राम करने योग्य, बहुउद्देशीय, प्रोग्राम के अनुसार परिवर्तित होने वाली और जो किसी एक स्थान पर स्थित हो या औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए चल सकता हो, रोबोट कहलाता है। यदि रोबोट की परिभाषा आ जाती है तो आप इस तरीके से उसकी परिभाषा को दे सकते हैं। एक एक शब्द मैंने यहां पर आपको समझा दिया कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रोबोटिक्स क्या कहलाता है। रोबोट की तो परिभाषा हमने समझ ली कि ऐसी कोई भी युक्ति जो स्वसंचालित हो, जिसे हम प्रोग्राम के अनुसार बदल सकते हो, उसके प्रोग्राम को पुनः हम परिवर्तित कर सकते हो, जो संचालित हो, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता हो, काम कर सकता हो, बंधुआ मजदूर की तरह हो, उसे क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। रोबोटिक्स क्या होता है? तो तकनीकी की वह शाखा जो रोबोट्स की संरचना, निर्माण, संचालन तथा अनुप्रयोगों के साथ ही कंप्यूटर सिस्टम से भी संबंधित हो, वो क्या कहलाती है? रोबोटिक्स कहलाती है। कौन सी शाखा? तकनीकी की वह शाखा जो रोबोट्स के अंतर्गत तो काम कर रही है, लेकिन इसका संचालन या इसका संबंध रोबोट्स के साथ साथ कंप्यूटर से भी होना चाहिए, वो क्या कहलाती है? रोबोटिक्स कहलाती है। जोसेफ एंजेल बर्गर कौन है? यदि इनके विषय में 3 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप? तो यह है आधुनिक क्या रोबोट्स के पितामह हैं। किसके पितामह हैं? रोबोट्स। जो आधुनिक समय में रोबोट्स बन रहे हैं, इनकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो जोसेफ एंजेल बर्गर द्वारा की गई थी। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां से कुछ 3-3 नंबर के प्रश्न बनेंगे, उनको हम समझते हुए चलेंगे। यह प्रश्न आपसे 5 नंबर में भी कुछ पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्नों के बनने की संभावना 3 की ही रहेगी, जिसमें हम कुछ रोबोट्स या कुछ व्यक्तियों के नाम को देखेंगे। एक होता है यूनिमैट। यूनिमैट क्या है? प्रथम औद्योगिक रोबोट है। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला प्रथम रोबोट कौन सा था? यूनिमैट था। यदि 3 नंबर में सीधा यूनिमैट लिखा आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिमैट क्या है? एक रोबोट है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम उद्योग क्षेत्र में किया गया था। इसका आविष्कार 1954 में किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज सी डेबोल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था और जॉर्ज सी डेबोल के द्वारा किया गया था। उद्योग क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला पहला रोबोट है। कौन है? यूनिमैट है। दूसरा सैंकी। सैंकी क्या है? तो वाहन चलाने वाला रोबोट है, या ऐसा रोबोट है जो वाहन चलाता है, अर्थात वाहन चलाने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? सैंकी।
ऐसा नहीं है कि कोई भी रोबोट है जो वाहन चलाता है उसे सैंकी कहेंगे। सैंकी एक रोबोट है जिसके अंदर इस तरीके का प्रोग्राम डला हुआ है कि वह वाहन को चला सकता है। क्लियर हुआ। इसका आविष्कार 1960 में SRI द्वारा किया गया था। एक है बाबोट क्या है? विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सादृश्य रोबोट। मानव सादृश्य रोबोट से मतलब क्या होता है? जो मानव को दिखाई दे इस तरीके का रोबोट। तो विश्व का एक ऐसा है प्रथम रोबोट है जो मानव के लिए सादृश्य था, मानव के लिए दिखाई देने वाला था। ये ऐसे रोबोट थे, ध्यान रखिएगा, जो क्या अदृश्य थे, मशीनों के रूप में मशीनों में फिट कर दिए जाते थे और वह उन्हें संचालित करते रहते थे। आपने नाम सुना होगा कि कुछ इस तरीके की गाड़ियां बनी हैं जो स्वतः संचालित होती हैं, जो रिमोट के माध्यम से चलती हैं। तो वो क्या होती हैं? रोबोट्स के माध्यम से ही उन्हें संचालित किया जाता है। बाबोट कैसा था? बाबोट फर्स्ट ऐसा था जिसे मानव सादृश्य के लिए बनाया गया पहला रोबोट था, मानव के लिए दिखाई देने वाला पहला रोबोट था। इसका निर्माण 1972 में यूनिमैस रोबोट निर्माण की प्रथम कंपनी है। कौन सी? यूनिमैस, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो प्रश्न यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोबोट निर्माण की प्रथम कंपनी कौन सी है? तो वह कौन सी है? यूनिमैस है। और उसके द्वारा 1972 में बाबोट फर्स्ट रोबोट, जो विश्व का प्रथम ऐसा रोबोट है जो मानव सादृश्य था, मानव के लिए दिखाई देने वाला था, उसका आविष्कार किया गया था। फ्यूमुल्स रोबोट क्या है? तो यह 360 डिग्री घूमने में सक्षम प्रथम रोबोट है। 360 डिग्री मतलब क्या होता है? वह यदि इस दिशा में है तो एक ही जगह खड़ा खड़ा पूरा का पूरा घूम के उधर ही आ सकता है, मतलब चारों दिशाओं में ऐसी अपनी मुंडी या पूरा का पूरा घूम सकता है एक जगह खड़ा खड़ा रहकर। तो 360 डिग्री घूमने में सक्षम रोबोट कौन सा है? फ्यूमल्स है। इसका आविष्कार 1973 में जर्मनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा। और कब किया गया था? 1973 में किया गया था। HRP-2M कोरोमेट एक ऐसा रोबोट है, तो मानव शक्ल से मिलता जुलता पहला रोबोट है। अर्थात यहां पर अभी तक जितने भी रोबोट बन रहे थे वो कैसे थे? मशीनी भाषा में थे, लेकिन यह मानव शक्ल दी गई थी इस रोबोट को, और मानव शक्ल पाने वाला पहला रोबोट कौन सा था? HRP-2M या कोरोमेट था। कौन सा था? HRP-2M कोरोमेट ऐसा रोबोट था जो मानव शक्ल के आधार पर आधारित था, अर्थात मानव शक्ल से मिलता जुलता था। यह ART लिनक्स पर कार्य करता था। किस पर कार्य करता था? ART लिनक्स पर कार्य करता था। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जापान देश के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, इसी तरीके की हेडिंग आपको 3 नंबर में लिखी आ जाएगी। अब आपको इसके विषय में कुछ जानकारी होना चाहिए कि ये चीज है क्या। यदि आपको पता होगा कि ये रोबोट है और इसकी विशेषता है क्या और इसका आविष्कार किसने किया, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम फेमीसेपियन जो रोबोट है वह स्त्री शक्ल से मिलता जुलता पहला रोबोट है। मानव शक्ल से मिलने वाला पहला रोबोट कौन सा था? तो वह था कोरोमेट। लेकिन स्त्री शक्ल से मिलने वाला पहला रोबोट कौन सा था? तो वह है फेमीसेपियन ऐसा रोबोट था जो स्त्री शक्ल से मिलता जुलता था। यह दृश्यों, ध्वनियों तथा स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया कर सकता था। अर्थात अभी तक ऐसे रोबोट थे जो स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते थे क्योंकि उनमें ऐसे सेंसर नहीं लगे होते थे। लेकिन जो फेमीसेपियन था यह देखने के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, मतलब ये देख सकता था, सुन सकता था और स्पर्श करने पर उसकी अनुभूति कर सकता था कि किसी ने मुझे टच किया है। क्लियर है? तो इस तरीके का ये रोबोट था। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। फिर है इब्सन रोबोट। इब्सन जो रोबोट है वह पहला एंड्रॉयड रोबोट था। कैसा था? एंड्रॉयड, अर्थात जिस तरीके से आपका एप्लीकेशन के द्वारा मोबाइल चलाया जाता है उसी तरीके से चलने वाला पहला रोबोट इब्सन रोबोट था। यह अरबी भाषा में बातचीत करने में सक्षम था। कैसा था? अरबी भाषा में यह बातचीत कर सकता था और इसका निर्माण UAE द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? UAE द्वारा किया गया था। असीमो कैसा रोबोट था? तो होंडा कंपनी का मानवीय रोबोट था। तो यदि पूछा जाए कि होंडा कंपनी का मानवीय रोबोट कौन सा था, तो असीमो था। और इसी तरीके से सोनी कंपनी ने भी अपना रोबोट बनाया था जिसका नाम था SRD-3X। क्या नाम था? SDR-3X। SDR-3X किसका था? सोनी का था। और होंडा कंपनी का कौन सा था? असीमो था। और इन दोनों की जो विशेषताएं थी वो लगभग समान थी। सोफिया
बहुत ही प्रचलित रोबोट है, इसके विषय में तो आप 2-4 साल से अवगत हो ही गए होंगे, क्योंकि यह सबसे बुद्धिमान रोबोट है और वर्तमान समय में बना हुआ रोबोट है। तो मानव सादृश बुद्धिमान रोबोट, मानव के समान दिखाई देने वाला बुद्धिमान रोबोट कौन सा है? सोफिया है। विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट है, अर्थात यह हर तरीके के काम कर सकता है, मानव के समान दिखाई देता है, मानव के समान सोच सकता है, मानव के समान अनुभूति कर सकता है और कार्य कर सकता है। इसका विकास हैंसन कंपनी, हांगकांग की कंपनी है हैंसन, उसके द्वारा डेविड हैंसन द्वारा 2016 में किया गया था। तो डेविड हैंसन जो हैंसन कंपनी के संचालक हैं और कहां की है कंपनी? हांगकांग की है। उनके द्वारा 2016 में इसे बनाया गया था। किसे? सोफिया रोबोट को, जो कि मानव सादृश्य सबसे बुद्धिमान और सर्वाधिक उन्नत रोबोट है। यह किसके समान दिखाई देता है? तो एक हॉलीवुड की अभिनेत्री है, कौन सी है? ऑड्री हेपबर्ग, उसके समान दिखाई देता है। कौन सी हॉलीवुड की अभिनेत्री है? ऑड्री हेपबर्ग। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है सोफिया क्या है। सोफिया सीधा लिखा आ जाएगा, या फिर लिखा आ जाएगा हैंसन कंपनी कहां की है, या लिखा आ जाएगा जो सोफिया है वह किसके समान दिखाई देता है। तो आपको ये चीजें याद होना चाहिए। 2017 में भारत में इसे मुंबई टेकफास्ट में प्रदर्शित किया गया था, अर्थात यह भारत में भी आ चुका है। फिर डेंटे सेकंड, डेंटे सेकंड क्या था? यह अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान करने वाला रोबोट था। ज्वालामुखी में आप देखते हैं लावा निकलता रहता है, और लावा कैसा होता है? जो चट्टानें होती हैं, धातुएं होती हैं, उनका ही पिघला हुआ रूप होता है, अर्थात इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और जो डेंटे सेकंड रोबोट है वह इस तरीके का रोबोट था जो ज्वालामुखी के अंदर घुसकर उसका अनुसंधान करने में सहायक सिद्ध हुआ था। ठीक है, तो अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान करने वाले रोबोट का नाम क्या था? डेंटे सेकंड था। रोबोकॉप, रोबोकॉप कैसा रोबोट था? तो विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट, अर्थात यह पुलिस में भर्ती हुआ था, अधिकारी बना था और पुलिस में सेवा देने वाला प्रथम रोबोट था। दुबई पुलिस में इसे शामिल किया गया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कहां की पुलिस में इसे शामिल किया गया था? तो दुबई की पुलिस में से शामिल किया गया था। जेनबॉट्स क्या है? तो यह दुनिया का पहला सजीव रोबोट है। कैसा है? सजीव रोबोट, अर्थात जिसमें जीव डला हुआ है, ऐसा रोबोट है। अभी तक जितने भी रोबोट हैं वह कैसे हैं? मशीनीकृत रोबोट हैं, मशीनों के द्वारा वो संचालित होते हैं, उनमें जीव की आत्मा नहीं होती। लेकिन जो जेनबॉट्स है वह दुनिया का पहला सजीव रोबोट्स है। और इसे कैसे बनाया गया था? तो इसका निर्माण मेंढक की कोशिकाओं के द्वारा किया गया था। मेंढक की कोशिकाओं से इसे बनाया गया था। और किसने इसे बनाया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था, यूएसए ने इसे बनाया था। ये तो हुए क्या? विश्व के प्रमुख रोबोट और उनकी विशेषताएं। बात कर लेते हैं रोबोट प्रोग्रामिंग के प्रकार कि रोबोट में जो प्रोग्रामिंग होती है वह कितने प्रकार की होती है, या रोबोट जो कार्य करते हैं वह कितने प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो यह जो प्रोग्रामिंग के प्रकार हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियो नियंत्रण रोबोट, दूसरा होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट, और तीसरा होता है हाइब्रिड रोबोट। क्या क्या होती हैं विशेषताएं देख लेते हैं। जो रेडियो नियंत्रण रोबोट होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें पूर्व निर्धारित आदेशों की सूची होती है। उसमें पहले ही फीड कर दिया जाता है कि यदि आपको ये निर्देश दिया जाए तो आपको ये काम करना है, ये निर्देश दिया जाए तो आपको ये काम करना है। तो इस तरीके से उसमें पहले निर्देशों की सूची होती है, और जब उन्हें सिग्नल मिलता है तो वह उन सिग्नल पर उसी निर्देशों के आधार पर क्या करने लगते हैं? कार्य करने लगते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रेडियो नियंत्रण रोबोट कहलाते हैं। इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। दूसरे होते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जिन रोबोटों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कार्य कैसे करते हैं? तो यह सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में विश्लेषण करके समस्या का समाधान निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोबोटों में जो सोचने समझने की क्षमता है इसका विकास करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लाया गया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास किया गया था। तो यह प्रोग्रामिंग यदि रोबोट्स के अंदर डाल दी जाती है तो वह समस्या को पहचान कर उसके अनुसार स्वतः ही प्रक्रिया करने में सक्षम हो जाता है। एक होता है हाइब्रिड रोबोट। हाइब्रिड रोबोट ऐसे होते हैं जो रेडियो नियंत्रण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों के सम्मिश्रण पर कार्य करते हैं, अर्थात कहीं कहीं पर तो इनमें सूची, पूर्व निर्देशित सूची होती है, उसके आधार पर भी कार्य करते हैं, लेकिन जब इनके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वह उसको समझकर प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम होते हैं। तो यह 3
प्रकार से रोबोटों में प्रोग्रामिंग की जाती है और इन प्रोग्रामों के आधार पर यह कार्य संचालित करते हैं। तो क्लियर है। यदि 5 नंबर में आपसे पूछ ली जाए कि रोबोट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके प्रकार को लिखिए, तो आप इसके प्रकारों को लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रोबोट संघ की। यह भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 50 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय रोबोट संघ क्या है। तो यह क्या है? गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। गैर लाभकारी से मतलब क्या होता है? जो लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, तो यह गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन कब किया गया था? 1987 में किया गया था। 1987 में इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कहां पर है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। इसका उद्देश्य था विश्व में रोबोटिक्स व्यवसाय को बढ़ावा देना, अर्थात रोबोटों का विकास करके उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में लगाना और उसके व्यवसाय को बढ़ावा देना, मजबूत करना एवं सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात इनके उद्योगों को, रोबोटिक्स के उद्योगों को मजबूत करना और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। चीन 56% रोबोट का खरीदार है। इसके साथ ही यह विश्व के प्रथम स्थान पर आता है रोबोट्स की खरीदारी में। तो सबसे ज्यादा रोबोट्स कहां पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं और खरीदारी के हिसाब से भी चीन नंबर 1 पर आता है। 56% रोबोट्स अकेला चीन खरीद लेता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं रोबोट्स के अवयव की, कि रोबोट्स किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और किस तरीके से कार्य करता है। तो यह मुख्यतः 6 चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे हाथ पैर होते हैं, हमारा शरीर होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा मुंह होता है, हमारी आंखें होती हैं और ये अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो एनर्जी का काम करती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सामान उठाने के लिए, सोचने समझने के लिए जो अवयव होते हैं, जो तत्व होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अवयव। तो इसी तरीके से जो रोबोट होता है उसमें भी बहुत सारे अवयव होते हैं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या कार्य करने में सहायक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? उसमें होता है जैसे शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत आगे समझेंगे कि आखिर वह किसके तहत कार्य करता है, उसमें एनर्जी का क्या स्रोत होता है। एनर्जी क्या होती है? आप सभी को पता है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा या एनर्जी कहा जाता है। तो वह क्षमता आती कहां से है? यह क्या कहलाता है? शक्ति का स्रोत। दूसरा होता है प्रवर्तक। ठीक है, हम प्रवर्तक को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवर्तक क्या होता है। जैसे कि हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं जो कार्य करने में सहायक होती हैं, तो ऐसे ही क्या है, रोबोट्स में भी कुछ मांसपेशियां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। जैसे कि मशीन किसके माध्यम से चलेगा? वह मशीन से चलेगा, तो वह प्रवर्तक कहलाता है। सेंसर, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियां इस तरीके की होती हैं कि वह अनुभूति का काम करती हैं, तो ऐसे ही रोबोट्स में भी बहुत सारे सेंसर लगाए जाते हैं जो उन चीजों को समझ सकते हैं कि किसी चीज को देखना, किसी चीज को सुनना, किसी निर्देश को समझना या किसी चीज को महसूस करना, तो इसके लिए उसमें भी सेंसर लगाए जाते हैं। प्रचालक, आगे बढ़ने, पीछे घटने या फिर किसी चीज को उठाने के लिए उसमें हाथ पैर भी लगाए जाते हैं, उन्हें प्रचालक कहा जाता है। गतिशीलता और नियंत्रक। क्लियर हो गया? नियंत्रक क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाते हैं। चलिए एक एक कौन समझ लेते हैं। शक्ति का स्रोत क्या होता है? जैसे हमारे अंदर शक्ति का स्रोत क्या है? हम भोजन करते हैं और भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन रोबोट तो भोजन करता नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके अंदर या तो बैटरी होगी। बैटरी कैसी हो सकती है? या तो लेड एसिड की हो सकती है या सिल्वर कैडमियम की बैटरी हो सकती है। 2 प्रकार की बैटरियों का उपयोग रोबोट्स में किया जाता है। इसके अलावा न्यूमेटिक का उपयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या हाइड्रोलिक्स का उपयोग किया जाता है। इनके माध्यम से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और वह कार्य करता है। प्रवर्तक रोबोट की मांसपेशियां कहलाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर या लीनियर प्रवर्तक, अर्थात जिसके माध्यम से वह कार्य कर रहा है। ठीक है, जो मशीन है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। सेंसर मैंने बता दिया कि किसी चीज की अनुभूति करने के लिए जो सेंसर हमारे अंदर पाए जाते हैं, वैसे ही क्या किसमें लगाए जाते हैं? रोबोट्स में लगाए जाते हैं। प्रचालक, प्रचालक क्या होता है? रोबोट के हाथ होते हैं। गतिशीलता, उसे आगे बढ़ने, पीछे घटने, इधर से उधर जाने के लिए जो उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे कि उसके पैर लगा दिए या उसमें पंख लगा दिए या उसमें पहिए लगा दिए, तो वो क्या कहलाते हैं? गतिशीलता कहलाते हैं। और नियंत्रक क्या कहलाता है? रोबोट का मस्तिष्क, जो उसे निर्देश देता है कि आखिर क्या काम करना है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वही क्या कहलाती हैं? इसका मस्तिष्क कहलाती हैं। क्लियर हुआ? तो यदि रोबोट्स के अवयव आ जाएं तो रोबोट्स के अवयव आप लिख सकते हैं, वो बकरी का है। ठीक है, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। रोबोट्स के प्रकार, रोबोट्स होते कितने प्रकार के हैं?
तो यदि रोबोट्स के प्रकार की बात करें तो रोबोट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे? एक, तकनीकी के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया जा सकता है, जिसमें अलग अलग तकनीकी हो, किसी में पहिए लगे हैं तो किसी में पंख लगे हैं तो किसी में कुछ चीज लगी है, तो एक तकनीकी के आधार पर होता है। दूसरा होता है अनुप्रयोग के आधार पर कि आखिर उसका उपयोग कहां किया जा रहा है, घर में किया जा रहा है, उद्योग क्षेत्र में किया जा रहा है, अस्पताल में किया जा रहा है, या फिर बोझा उठाने में किया जा रहा है, कहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस आधार पर हम, इन दो आधार पर हम रोबोट्स के प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। अनुप्रयोग तकनीकी के आधार पर देखें तो तकनीकी के आधार पर जैसे ह्यूमनाइड रोबोट होते हैं जो मानव के समान दिखाई देते हैं, मानव के समान कार्य करते हैं। नैनो रोबोट्स होते हैं जिनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है और इनका उपयोग भी हम अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। मान लीजिए शरीर के अंदर आपको जांच करानी है तो नैनो रोबोट्स का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर रोबोट होते हैं, ऑटोमेशन रोबोट होते हैं, ऑटोनोमेशन रोबोट होते हैं, सॉरी ये डबल लिख गया है, माइक्रो रोबोट्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से तकनीकी के आधार पर अलग अलग तकनीकी इनमें उपयोग की जाती है, उनके आधार पर अलग अलग रोबोट्स होते हैं। इनको हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग के आधार पर यदि हम रोबोट्स को देखते हैं तो जैसे उद्योगों के रोबोट, औद्योगिक कार्य करने के लिए जो रोबोट बनाए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर हमें कुछ मशीनों को संचालित करना है, कहीं पर कुछ बड़ा बड़ा हैवी सामान उठा के इधर से उधर ले जाना है, तो इस तरीके के प्रोग्राम करके कुछ रोबोट अलग से बनाए जाते हैं, उन्हें औद्योगिक रोबोट कहते हैं। कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो घरेलू काम के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें घरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त रोबोट कहते हैं। कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो चिकित्सीय सर्जरी या चिकित्सीय काम के लिए बनाए जाते हैं, जो ऑपरेशन तक का काम करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल होती हैं उसमें इस तरीके की मशीनें लगा दी जाती हैं कि वह लेजर के माध्यम से स्वतः ही व्यक्ति का ऑपरेशन कर देती हैं, टाँके लगा देती हैं और व्यक्ति को सुरक्षित कर देती हैं। तो अब जो ऑपरेशन वगैरह हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, वो भी अब मशीनों या रोबोट्स के माध्यम से होने लगे हैं। तो यहाँ पर जिन रोबोट्सों का उपयोग किया जाता है उन्हें चिकित्सीय रोबोट कहा जाता है। क्लियर हो गया? सैन्य रोबोट, सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अर्थात बमबारी करने के लिए, गोलीबारी करने के लिए यदि सेना में हम रोबोट का उपयोग करते हैं तो उन्हें सैन्य रोबोट कहते हैं। सेवाकारी के रोबोट, अर्थात यदि हम सेवाकारी में रोबोटों का उपयोग कर लें, जैसे कि आप देखते हैं कि अभी इंदौर में आप देखेंगे कि रोबोट स्क्वायर है, वहां पर एक रोबोट लगाया गया है जो सिग्नल कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? सेवा ही तो कर रहा है। तो ये रोबोट होते हैं। दूसरे होते हैं अंतरिक्ष कार्य के लिए रोबोट। अंतरिक्ष कार्य के लिए भी हम कभी कभी देखते हैं कि इंसान के जाना संभव नहीं होता, तो हम उनको रोबोट्स के माध्यम से वहां पर पहुंचा देते हैं और जो भी वहां पर परीक्षण का काम होता है वह काम कौन करते हैं? रोबोट करते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद मनोरंजन के रोबोट, कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो गेम खेलने के लिए होते हैं, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग काम के लिए अलग अलग अनुप्रयोग के आधार पर रोबोटों को वर्गीकृत किया जाता है। अब यदि आपसे ये लेंदी प्रश्न पूछ लिया जाता है, 200 शब्दों में पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर कौन कौन से रोबोट हैं, इनका कैसा उपयोग हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बात आई यहां पर तो इनको मैं एक एक करके डिटेल्स करके आपको बता देता हूं, जिससे यदि ये प्रश्न यदि दीर्घ उत्तरीय में बने तब भी आप इसको डील कर पाएं और यदि लघु उत्तरीय में बने तब भी आप इसको डील कर पाएं। चलिए बात कर लेते हैं ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड रोबोट क्या होता है? इनकी शारीरिक संरचना मानव शरीर के समान होती है। कैसी होती है? मानव शरीर के समान। सबसे अच्छा उदाहरण आप सोफिया का ले लीजिए, जो मानव का सबसे शक्तिशाली, मानव रूप में दिखाई देने वाला सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान रोबोट है, जो कई भाषाओं में बात भी कर सकता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स का निर्माण कैसे किया जाता है? तो यह 10⁻⁹ मीटर के स्तर पर मशीनों या रोबोट के निर्माण की एक तकनीकी है। अर्थात 10⁻⁹ मीटर, अर्थात मीटर का इतना छोटा भाग के आधार पर रोबोट निर्मित किए जाते हैं, अर्थात इतनी सूक्ष्म मशीनें निर्मित की जाती हैं जिन्हें हम कहीं भी पहुंचाकर अपना काम संचालित कर सकते हैं, जो मानव आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह ट्यूमर का पता लगाने में, रक्त का थक्का आदि चिकित्सीय प्रयोग में उपयोग में लाए जाते हैं। मान लीजिए रक्त का थक्का नहीं जम रहा है या फिर ट्यूमर का पता लगाना है, तो शरीर के अंदर इन रोबोटों को भेजकर हम इनका पता लगा सकते हैं, इनका उपचार कर सकते हैं। इसका उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होती हैं बायोचिप और एक होते हैं न्यूबोट्स। क्या क्या होते हैं बायोचिप और न्यूबोट्स, हम समझ लेते हैं। बायोचिप की बात करें तो यह नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोलिथोग्राफी तथा नए जैविक पदार्थों का संयुक्त रूप होता है। किस किस का? नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोलिथोग्राफी और जैविक पदार्थों, इनका संयुक्त प्रयोग इसमें किया जाता है। और इनका उपयोग किस में होता है? शल्य क्रिया में और डिलीवरी में, इसमें इनका उपयोग
किया जाता है। न्यूबोट्स की बात करें तो यह न्यूक्लियर एसिड रोबोट का संक्षिप्त नाम है। किसका? न्यूक्लियर एसिड रोबोट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह नैनो स्तर पर कार्बनिक आणविक मशीन है। कैसी है? कार्बनिक आणविक मशीन है। डीएनए आधारित मशीन है। छोटे अणुओं तथा प्रोटीन हेतु ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो यह क्या करते हैं? डीएनए आधारित मशीन छोटे अणुओं तथा प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान कराते हैं। क्लियर हुआ? तो बायोचिप और न्यूबोट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रो रोबोट्स। माइक्रो रोबोट से भी बहुत सूक्ष्म रोबोट्स होते हैं जो 1 मिलीमीटर से कम क्षेत्रफल की विशेषता वाले होते हैं और कैसे होते हैं? मोबाइल की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें मोबाइल रोबोट भी कहा जाता है। ऑटोमेशन रोबोट क्या होते हैं? ऑटोनोमस रोबोट यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं और इन पर जो कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस रोबोट कहा जाता है। इनमें सोचने समझने की क्षमता होती है, परिस्थिति को समझकर स्वतः ही यह प्रक्रिया करने लगते हैं। क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ रोबोट। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन से रोबोट्स हैं या भारत में रोबोट्स का उपयोग किन कंपनियों के द्वारा सबसे पहले किया गया। तो इस तरीके से हम इसको भारत के संदर्भ में भी समझ लेते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो भेल कंपनी है, इसने यह प्रथम उद्योग है जिसने उत्पादन स्तर पर स्वदेशी रोबोट का विकास किया था। किस पर? स्वदेशी रोबोट का, अर्थात स्वदेशी रोबोट को बनाने का काम किसने किया था? सबसे पहले औद्योगिक स्तर पर भेल कंपनी ने किया था। यह पिक एंड प्लेस प्रकार का था। किसका था? पिक एंड प्लेस प्रकार का था, अर्थात सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे आधारित था और उस पर यह बनाया जाता था। फिर हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी पराश्रव्य तरंगों को प्राप्त संवेदन से चलने वाला रोबोट का विकास किया था। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनके संवेदन से चलने वाले रोबोट का विकास किसने किया था? हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी द्वारा किया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का विकास इन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने रोबोट के विकास में योगदान दिया है। तो आपको ये कंपनियां लिखनी है या ये संस्थान लिखने हैं कि इनके द्वारा योगदान दिया गया है और क्या योगदान दिया गया है। बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख रोबोट। जिस तरीके से हमने विश्व के रोबोट देखे थे उसी तरीके से भारत में भी कुछ रोबोट हैं जिनका निर्माण किया गया है और जिनके मुख्य उद्देश्य होते हैं, अर्थात किसी न किसी कार्य में यह संलिप्त होते हैं। तो एक है ड्रोन भीम। क्या है? ड्रोन भीम है। यह देश का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है। कैसा है? स्वदेशी है। स्वदेशी से मतलब भारत में ही निर्मित है, भारत के संसाधनों का उपयोग करके इसे बनाया गया है और यह सुपर पावर ड्रोन है। इसका उपयोग सुरक्षा कार्यों के साथ साथ आपदा कार्यों में भी किया जाता है। आपदा कार्यों में नियंत्रण रखने के लिए, उस जगह की जानकारी हासिल करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसे तैयार किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। एक है चतु रोबोट। चतु रोबोट क्या है? तो यह है बुद्धिमान प्रवृत्ति वाला रोबोट है जिसने दृश्य संवेदक लगे हुए हैं, अर्थात जो है देख सकता है और देखने के आधार पर प्रतिक्रिया कर सकता है। बुद्धिमान है अर्थात इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर यह कार्य करता है। इसका निर्माण डीआरडीओ तथा सीएआईआर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ और सीएआईआर द्वारा किया गया है। ब्रावो जो है वह किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो कर्मचारियों की संख्या में कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए कर्मचारियों की संख्या में कमी हो जाती है तो उनकी कमी के कारण काम पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए ब्रावो नामक रोबोट का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने 2017 में किया था। कब किया था? 2017 में किया है। किसने किया है? TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस नामक कंपनी ने किया है। यह भारत का पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट है। कैसा है? भारतीय औद्योगिक रोबोट जो उद्योगों में कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करता है, उनकी जगह पर कार्य करता है। गरुण, इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के लिए किया जाता है। रोवर प्रज्ञान एक प्रकार का रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि रोवर प्रज्ञान किस पर आधारित है और इसका विकास किसने किया है या किससे यह संबंधित है। इसे चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 2 के तहत इसे चंद्रमा पर भेजा गया था। किसे? रोवर प्रज्ञान को। लक्ष्मी,
तो भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। तो यदि सीधा लक्ष्मी लिखा आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। 2016 में इसे कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक के लिए प्रयोग में लाया गया था, वहां पर इसे स्थापित किया गया था। मानव भी क्या है? एक प्रकार का रोबोट है, अर्थात यह भारत का पहला मानवीय रोबोट है जो मानव के समान दिखाई देता है। 2014 में इसे दिवाकर वैश्य द्वारा ए-सैट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। तो कहां पर किया गया था? ए-सैट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में से तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दिवाकर वैश्य द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था। क्या है यह? तो भारत का पहला मानवीय रोबोट है। कौन है? तो मानव रोबोट है। क्लियर है? रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थ लिपि सिंगिंग ह्यूमंस रोबोट है। कौन सी? रश्मि, जो लिपिंग में सिंगिंग कर सकती, सिंगिंग है, सिंगिंग नहीं है, सिंगिंग। क्या है? सिंगिंग। यह सिंगिंग कर सकती है, गा सकती है, ह्यूमनॉइड रोबोट है और हिंदी भाषा में बोल सकती है। तो ऐसी यह पहली रोबोट है। यह 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी और मराठी में बोल सकती है। तो कितनी भाषाओं में बोल सकती है? 4 भाषाओं में। और उन 4 भाषाओं के नाम क्या क्या है? अंग्रेजी है, हिंदी है, भोजपुरी है और मराठी है। इन 4 भाषाओं में यह बातचीत कर सकती है, गा सकती है। इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2018 में। दक्ष की बात कर लेते हैं। तो यह पूर्ण रूप से विद्युत चालित तथा रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाला रोबोट है, अर्थात रिमोट से चलने वाला, विद्युत के आधार पर संचालित होने वाला रोबोट है दक्ष। यह शतरंज खेलने वाला रोबोट है, अर्थात मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होने वाला रोबोट है। व्योम मित्र, तो व्योम मित्र कैसा है? अर्धमानवीय रोबोट है जो एक महिला रोबोट है, अर्थात महिला के समान दिखाई देने वाला अर्धमानवीय रोबोट है, अर्थात आधा शरीर इसका मानव के समान है, आधा मशीन के समान है। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया है। मानव युक्त जो गगनयान मिशन हम 2022 में लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए इसे तैयार किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हुए दोस्तों? तो ये थे भारत के प्रमुख रोबोट्स, और इसके अंतर्गत हमने रोबोट्स की क्रिया विधि को समझने का भी प्रयास किया, साथ ही साथ विश्व के रोबोट्स को भी समझने का प्रयास किया। तो जहां तक उम्मीद है, जहां तक जिस तरीके से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए हमने इस चैप्टर को तैयार किया है। तो जो रोबोट्स वाला चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है? ऐसी क्षमता जो रोबोट्स या मशीनों में सोचने और समझने की क्षमता को विकसित कर दे, उसे क्या कहते हैं? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आप शब्दों पर ही जाइए, शब्दों से ही आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। बुद्धिमत्ता क्या होती है? सोचने समझने की क्षमता। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाई गई, मतलब इस तरीके की हम एप्लीकेशन को डेवलप करके उन मशीनों के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं जिसमें उनमें परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को समझने की और परिस्थिति के अनुसार उस समय निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। अर्थात हमें हर समय मशीन को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद ही उस परिस्थिति में जाकर उसे समझकर वह निर्णय ले सकती है। तो इस तरीके की क्षमता क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाती है। बात करें अभी जो 5th जनरेशन की चीजें चल रही हैं, उसमें जितनी भी चीजें लॉन्च की जा रही हैं या फिर आने वाले समय में जितनी भी चीजें बनाई जा रही हैं, चाहे रोबोटिक्स हो या फिर कोई बड़ी मशीन हो या कंपनी हो, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की क्षमता समाहित की जा रही है। आपने देखा होगा कुछ कारें होती हैं जिन्हें कहा जाता है कि बगैर ड्राइवर के ये चल सकती हैं, रिमोट के आधार पर चल सकती हैं। और कुछ कारें होती हैं जो बगैर रिमोट के भी चलती हैं। आप बस बैठ जाइए, वहां पर वो मशीन के अनुसार उसमें सेंसर लगे होते हैं और सेंसर के आधार पर ही वह पता कर लेती है कि हमें किस तरफ जाना है। आप बस उसमें फीड कर दीजिए कि आपको यहां से यहां तक जाना है। रास्ते का पता करते हुए, कहां पर कौन सा गड्ढा है, उस सभी का अनुमान लगाते हुए, किस स्पीड में चलना है, कहां पर कौन सा वाहन है, इस सभी का निर्णय लेते हुए वह कार आगे बढ़ती जाती है। तो यह किस पर काम करती है? यह काम करती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। क्लियर हुआ? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है? मशीनों में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना
कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई, बहुत पहले से ही चल रही थी। इसकी शुरुआत का समय था 1950 के दशक से ही इस पर काम चल रहा था। सर्वप्रथम इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो एलन ट्यूरिंग ने दी थी। किसने दी थी? एलन ट्यूरिंग ने दी थी। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसकी सबसे पहले अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? एलन ट्यूरिंग के द्वारा दी गई थी। लेकिन यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक की बात की जाए कि इसके जनक कौन है, तो जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। इसकी अवधारणा भले ही एलन ट्यूरिंग ने दी थी, लेकिन इसके जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। एआई की विशेषताएं क्या होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें समाहित होती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें स्मृति क्षमता होती है। स्मृति क्षमता मतलब यह चीजों को याद कर सकती है। इसमें जो डेटा है स्टोर करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इसमें निर्णय लेने और विश्लेषण करने की भी क्षमता होती है। यह परिस्थिति को समझकर उसका विश्लेषण कर निर्णय ले सकती है, इसकी क्षमता भी इसमें समाहित होती है। साथ ही साथ इसमें नए विचारों को उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है। अपने आधार पर नए विचारों को भी उत्पन्न कर सकती है, नए कार्य भी अपने हिसाब से कर सकती है। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं एआई के विकास का। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है उसका विकास कैसे हुआ। तो एआई का पहला सफल प्रोग्राम 1951 में क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा लाया गया था 1951 में। फिर 1960 में जॉन मैकार्थी ने प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प का विकास किया था, इसलिए जॉन मैकार्थी को इसका क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लिस्प क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा है, उसी के आधार पर कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है। जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना के आधार पर की गई थी। कौन सी योजना के आधार पर? 5th जनरेशन नामक योजना के आधार पर। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मशीनें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे एक है ब्लू डीप। 1997 में आईबीएम द्वारा बनाया गया यह शतरंज का कंप्यूटर है। कौन सा? ब्लू डीप, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है और इसका निर्माण 1997 में आईबीएम कंपनी ने किया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसे बनाया गया था। इसने जो विश्व विजेता थे, कौन से? गौरी कैस्परोव, उन्हें 6 सेटों के खेल में पराजित कर दिया था। विश्व विजेता को पराजित करने वाला कंप्यूटर कौन सा था? ब्लू डीप था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक आता है एलेक्सा। आपने देखा होगा कुछ मशीनें आती हैं, साउंड के माफिक होती हैं और बस वो रखी होती हैं। उसमें वह कैसे काम करती हैं? तो यह आवाज के आधार पर कार्य करती हैं। आप यदि उनके लिए कुछ निर्देश देते हैं, आप बोलते हैं कि एलेक्सा इसको कॉल लगा दो, तो वह उसको कॉल लगा देती है। अर्थात यह एंड्रॉइड सिस्टम के साथ सेंसर के माध्यम से कनेक्ट हो जाती है और उन मशीनों से काम करा सकती है। यहां तक कि अब एलेक्सा इतने आगे तक काम कर देती है कि मान लीजिए आपके यदि घर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बना हुआ है, इसमें जो दरवाजा है उसमें यदि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वह खुलता है, तो उसे खोलने का, उसे बंद करने का काम भी एलेक्सा कर सकती है। यह चीजों को निर्देश दे सकती है। क्लियर है? टीवी को ऑन, टीवी को ऑफ भी कर सकती है, आपके बगैर उठे, बगैर निर्देश दिए। क्लियर हुआ? 2014 में अमेजन द्वारा एलेक्सा का निर्माण किया गया था और यह एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस के आधार पर कार्य करती है। आप जो भी इसको निर्देश मौखिक रूप से देते हैं उसके आधार पर यह कार्य करती है। विक्सवाई जो है यह 2017 में सैमसंग द्वारा लॉन्च किया गया था। जिस तरीके से एलेक्सा काम करती है, अमेजन की है, उसी तरीके से विक्सवाई भी काम करती है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस पर कार्य करती है। गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड क्या है? यह एक ब्रिटिश कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। 2014 में गूगल ने इसे खरीदकर इसका नाम गूगल डीप माइंड कर दिया है। तो गूगल डीप माइंड क्या है? एक कंपनी है। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश कंपनी है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। मुख्यालय लंदन में है, लेकिन गूगल द्वारा इसे 2014 में खरीद लिया गया है। एआई से संबंधित मुख्य भाषाएं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा एआई से संबंधित है और कौन सी नहीं है। यह 4 भाषाएं लिखने के लिए आपको दे दी जाएंगी।
तो पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्य करती है, जावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्य करती है, जूलिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्य करती है, और साथ ही साथ प्रोलॉग और लिस्प, ये ऐसी भाषाएं होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्य करती हैं। कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं, इनको आप ध्यान रखिए। कौन कौन सी? पाइथन, जावा, जूलिया, प्रोलॉग और लिस्प, ये 5 भाषाएं हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्य करती हैं। एक संस्थान है AAAI, जिसे बोला जाता है एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसकी स्थापना 1979 में 1979 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पालो आल्टो कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहां पर है? पालो आल्टो कैलिफोर्निया यूएसए में है। कार्य क्या करता है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अनुसंधान और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है, अर्थात इसकी जिम्मेदारी की उपयोग, मतलब इसका उपयोग अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इस पर बढ़ावा देता है, इसको बढ़ावा देता है। बात कर लेते हैं भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। ये तो हमने देखा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, इसका विकास क्या है और कौन कौन सी नेशनल लेवल पर इसके लिए मशीनों का निर्माण किया गया है। भारत की बात करें तो भारत में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अभी प्रारंभिक चरण में है। विश्व में यह बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन भारत में अभी भी यह बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है, यह अभी भी प्रारंभिक अवस्था में ही है। नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम NAIP का क्रियान्वयन करेगा, अर्थात इसका क्रियान्वयन करने के लिए जो संस्था है वो कौन सी है? नीति आयोग है। भारत में यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मुख्य केंद्र की बात करें तो वह कहां पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मुख्य केंद्र है। स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कब शुरू किया गया और कहां पर किया गया? तो यह 2020 में IIT दिल्ली से शुरू किया गया है। कहां पर किया गया है? 2020 से IIT दिल्ली से। क्रिकेटर कपिल देव द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित कंपनी कौन सी है जिसमें कपिल देव ने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो हार्मोनियर इंडिया है। कौन सी है? हार्मोनियर इंडिया। 2020 में AI वर्ष घोषित किसने किया? जो 2020 वर्ष है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो वह है तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य के द्वारा वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। एक संस्थान है जिसे बोला जाता है CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। यह DRDO की प्रयोगशाला है। किसकी है? DRDO की प्रयोगशाला है। कहां पर स्थित होगी? तो बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना इसकी 1986 में की गई थी। कब? अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। रोबोसैन की बात करें तो यह एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस हेतु गश्ती टोहे का कार्य करती है। तो रोबोसैन क्या है? एक रोबोट प्रणाली है, मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो मोबाइल के आधार पर चलती है और कार्य क्या करती है? यह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस के लिए गश्ती या टोहे का काम करती है। AI पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो AI पर आधारित पोर्टल है जो इससे संबंधित हमें जानकारी उपलब्ध कराता है और इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2020 में। तो क्लियर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से भी अधिकतर जो प्रश्न बनने की संभावना है वो 3 नंबर के प्रश्न ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 3, 5 और 11 नंबर के, उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यहां से लेंदी या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना कम है। यदि बनेगा तो तीनों पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, और यदि नहीं बनता है तो 5 नंबर 3 नंबर के प्रश्न, लेकिन यहां से अधिकांशतः बनने की संभावना है। तो इसके साथ ही जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स वाला टॉपिक है वह समाप्त होता है, और इसके साथ ही जो क्लोनिंग्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इस पूरे टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसके अंतर्गत हम बौद्धिक संपदा अधिकार का अध्ययन करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, यह किन किन पर दिया जाता है और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।